तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सेट नंबर 7। पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, क्रिया कर जौन रूप से काम के करे किया होवे कर पता चलेला उके का कहल जाएला। तो देखो क्वेश्चन है, क्रिया कर जौन रूप से काम के करे या होवे कर पता चलेला उके का कहल जाएला। क्या चार ऑप्शन है हमारे पास, क्रिया, काल, वाचक या फिर वाच्य। तो देखो ये काल नहीं होगा अगर इसमें समय का बोध होता। क्रिया कर जौन रूप से काम के करे या होवे कर समय कर पता चलेला अगर लिखा हुआ रहता तो हम क्या कहते हैं, इसको काल कहते हैं। ठीक है। और फिर वाचक है, वाच्य है, ये तीनों नहीं होगा। ये सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए यानी कि क्रिया का जिस रूप से हमें काम करने या होने का पता चलता है उसको हम क्रिया कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, नागपुरी भाषा, क्या क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा व्याकरण में काल कर कै गो प्रकार होवेला। क्वेश्चन क्या है कि नागपुरी भाषा व्याकरण में काल कर कै गो प्रकार होवेला। तो नागपुरी भाषा व्याकरण में काल का कितना प्रकार होता है। ऑप्शन है, ए में 2, बी में है 3, सी में है 4 या फिर डी में है 5। तो देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि इसका 3 प्रकार होता है। काल जो है इसका 3 प्रकार होता है। कौन कौन। सबसे पहले तो देखो भूतकाल होता है ना। भूतकाल किसको बोलेंगे, जो बीता हुआ समय है उसको भूतकाल कहेंगे। दूसरा है वर्तमान काल, ठीक है, जो अभी कंटिन्यू चल रहा है। और एक है आने वाला समय, यानी कि भविष्य में आने वाला समय। तो ये हो जाएगा भविष्यत काल या भविष्य काल। तो अगर हम काल का प्रकार का बात करें तो कितना है इसका प्रकार, 1, 2 और ये 3, यानी कि बी नंबर जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा तीसरा क्वेश्चन, पढ़ रहे हैं, जौन वाक्य में एगो क्रिया कर व्यवहार होवे लौके कहना। देखो जो भी वाक्य है ना, उसमें एगो क्रिया यानी कि एक क्रिया अगर मिलता है तो उसको क्या कहते हैं। क्या उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं या फिर सकर्मक क्रिया कहते हैं या फिर सामान्य क्रिया कहते हैं या फिर नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो देखो जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, क्रिया के बारे में जब पढ़ते हैं तो क्रिया में जो है रचना के आधार पर इसका 2 भेद है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जबकि संरचना के आधार पर इसका 4-5 भेद है, जिसमें कि सबसे पहला जो है ये सामान्य क्रिया है ना। सामान्य क्रिया क्या है, कोई भी वाक्य अगर उसमें एक क्रिया अगर रहे तो उसको हम कहते हैं सामान्य क्रिया। ठीक है। और यदि कोई वाक्य है उसमें अगर 2 क्रिया रहे तो उसको हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। ठीक है। चलो ये रहा 4th नंबर क्वेश्चन, रांची झारखंड का राजधानी है के। एक वाक्य दिया गया है कि रांची झारखंड कर राजधानी है के। वाक्य में रांची है के, रांची क्या है ये पूछा गया है। क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या ये जातिवाचक संज्ञा है, या क्या ये भाववाचक संज्ञा है या फिर ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो देखो रांची जाति नहीं है। अगर यहाँ पर सिर्फ शहर लिखा हुआ होता तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन चूँकि रांची एक स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। भाववाचक संज्ञा क्यों नहीं होगा, भाववाचक संज्ञा में हम किस चीज़ को देखते हैं, मनुष्यों के द्वारा जो भी भाव होते हैं, जैसे कि अच्छाई, बुराई, हंसना, रोना, बुढ़ापा, ठीक है, जवानी, ये सब जितने भी शब्द है ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा वैसे संज्ञा को कहा जाता है जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि तेल, पानी, सोना, चांदी, है ना। तो ये सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। सही उत्तर क्या होना चाहिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई भी नाम, किसी का भी नाम, जैसे मंगरा, बुधवा, सोमरा, संजय, विनोद, रमेश, ये जितने भी नाम हैं सब इसमें आ जाएंगे। चाहे वो कोई भी नाम हो, चाहे वो शहर का नाम हो, चाहे कोई व्यक्ति का नाम हो, चाहे और इस तरह के और भी कुछ हो सकते हैं। 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं, ये रहा 5वां क्वेश्चन, वर्ण जेके बोलेक में बगरा समय लागे लौके कहना। देखो ये क्वेश्चन कई सेट में पहले भी डला जा चुका है, तो ये बहुत ईजी है। वर्ण जेके बोलेक में बगरा समय लागे लौके कहना। वर्ण को थोड़ा सा समझ लो।
वर्ण जो है एक मूल ध्वनि है। मूल ध्वनि का मतलब क्या है, जैसे कि हम मान लो गिनती कर रहे हैं, ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। तो जो इसका सबसे छोटा इकाई है यानी कि जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है, तो ये जीरो जो है यही है वर्ण। इसको हम यही समझ के चलते हैं, जीरो क्या है, ये है वर्ण। तो वर्ण को और थोड़ा समझो, ये है वर्ण। वर्ण का दो भेद है, स्वर और दूसरा है व्यंजन, ठीक है। और स्वर जो है इसका फिर तीन भेद है, हस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा जो है ये है संयुक्त स्वर, ठीक है। हस्व स्वर किसको बोलेंगे, जिसको बोलने में कम समय लगे, दीर्घ स्वर जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगे। तो यहीं से है ये क्वेश्चन, यानी कि बी नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए, दीर्घ स्वर, ठीक है। यानी कि डी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारे लिए, एक वचन से बहुवचन बनाए के लागिन का शब्द जोड़ल जाएला। देखो एक वचन से बहुवचन बनाना हो कोई भी शब्द को, तो हम क्या क्या जोड़ करके उसको बहुवचन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक शब्द है छोड़ा, तो देखो छोड़ा के साथ हम लोग मन जोड़ सकते हैं, हाँ जोड़ करके बहुवचन बन सकता है। तो छोड़ा मन एक सही आंसर हो गया। मने, तो छोड़ा मने भी हम लोग शब्द सुनते हैं, ठीक है, छोड़ा मने, तो ये भी सही है। और देखो तीसरा जो है ये है सौब, ठीक है, छोड़ा सौब, तो छोड़ा सौब जैसे बोल दिए तो ये भी बहुवचन को दिखाता है, ठीक है। तो यानी कि मन, मने, सौब, सभे, ये सब शब्द को जोड़ करके हम लोग एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए जो 6th क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 7वां क्वेश्चन देख रहे हैं, ये रहा 7वां क्वेश्चन, मोए एखने भात खा लो कौन काल कर उदाहरण है के। देखो जब काल हम पढ़ते हैं तो काल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ये भूतकाल से पूछा जाता है, ठीक है। आप कभी भी पुराना जो क्वेश्चन हो ये निकाल करके देख लेना। यहाँ पे ये दिया गया है कि मोए एखने भात खा लो, ठीक है, एक वाक्य है। अब इसमें से बोल रहा है कि ये जो वाक्य है ये किस भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन 4 है हमारे पास, ए में है सामान्य भूतकाल, बी में है आसन्न भूतकाल, सी में है संदिग्ध भूतकाल या फिर डी हेतु मत भूतकाल। तो देखो मैं एखने भात खा लो, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल को समझ लो थोड़ा सा। आसन्न भूतकाल उसको कहते हैं जिससे हमको पता चलता है कि काम जो है बस अभी अभी ख़त्म हुआ है। जैसे ट्रेन एखने आलक, है ना, मतलब ट्रेन अभी आ चुका है। तो इस तरह का जितना भी शब्द है इसको वाक्य है इसको हम कहाँ रखते हैं, आसन्न भूतकाल में। चलो अब ये रहा हमारे पास 8वां क्वेश्चन, लोक साहित्य केकर संपत्ति है के। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये पहले JSSC में आ चुका है, ठीक है। तो लोक साहित्य केकर संपत्ति है के, तो लोक साहित्य जो है खास आदमी का संपत्ति है या फिर सरकार का संपत्ति है या फिर समाज का संपत्ति है या फिर बूढ़ा मन का संपत्ति है। तो देखो जो साहित्य होता है यानी कि इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं लिटरेचर, वो कोई एक आदमी का तो नहीं होता, ना ही ये कोई ख़ास आदमी का होता है, ना ही इस पर कोई सरकार का कब्जा होता है। ये तो सभी लोगों के लिए होता है ना, ये सभी समाज के लिए होता है। यानी कि 8वां नंबर का जो सही उत्तर होना चाहिए ये होना चाहिए सी, यानी कि समाज। लोक साहित्य जो है पूरे समाज के लिए होता है। देखो लोक साहित्य जो है दो तरह से होता है, सॉरी लोक साहित्य जो है साहित्य दो तरह से होता है। साहित्य जो है दो तरह का होता है, एक तो लोक साहित्य, ठीक है, और दूसरा है शिष्ट साहित्य। लोक साहित्य किसको बोलेंगे, ऐसा साहित्य जिसमें हम लोगों को लेखक का पता ना हो और ये बहुत दिनों से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक बस जुबानी तरीके से चला आ रहा है। यानी एक पीढ़ी ने सुना, उन्होंने दूसरे पीढ़ी को सुनाया और दूसरे पीढ़ी ने फिर तीसरे पीढ़ी को। जबकि शिष्ट साहित्य क्या होता है, यह लिखित होता है, इसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो 9th नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कौन समूह या भीड़ के निबतात है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, ए गुच्छा, बी शंख नदी, सी जत्रा या डी फौज। तो देखो गुच्छा ये जो है भीड़ को बता रहा है,
हमारे पास और ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो है शंख नदी। तो शंख नदी जो है एक नदी का नाम है ना। तो ये भीड़ को नहीं बता रहा है। जतरा ये भीड़ को बता रहा है, फौज ये भीड़ को बता रहा है। यानी कि क्वेश्चन जो है कौन समूह या भीड़ के नहीं बताते है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शंख नदी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 10वां क्वेश्चन। कोकोरोम्बो कर अर्थ होवेला। देखो कोकोरोम्बो का अर्थ पूछा गया है, इसका क्या अर्थ होता है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए में है राम कर काका, बी में है कोका राम, सी में है जकर तेकर, या फिर डी में है कोनोतरी, है ना। देखो कोकोरोम्बो का सीधा सीधा अर्थ जान लो कि मान लो कुछ काम है जो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी बहुत एफर्ट के साथ, बहुत मेहनत के बाद वो पूरा होता है, उसी को हम कहते हैं कोकोरोम्बो, है ना। ये नागपुरी वर्ड है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि कोनोतरी। कोनोतरी का अर्थ क्या हो गया, किसी तरीके से, है ना, बहुत मेहनत से किसी तरीके से ये पूरा हुआ। अब ये रहा हमारे पास 11वां नंबर का क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है। टूह टूह लाल सबद हके। देखो टूह टूह लाल, कल एक क्वेश्चन डला हुआ था, टह टह इंजोरिया, है ना। तो इसमें जो है ठीक मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है ना। इसमें क्वेश्चन क्या है, टूह टूह लाल सबद हके। तो देखो विशेषण है ऑप्शन में, सर्वनाम है, संज्ञा है, या फिर क्रिया विशेषण। देखो क्रिया विशेषण को तो सीधे काट देते हैं, क्योंकि टूह टूह लाल में कहीं क्रिया नहीं दिख रहा है। ठीक है, संज्ञा जो है ये लाल जो है हो सकता है, ठीक है, लेकिन टूह टूह लाल लिखा हुआ है ना। तो सी ऑप्शन को भी हम काट देते हैं, है ना, सी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। सर्वनाम यानी कि बी ऑप्शन देखते हैं। तो देखो सर्वनाम किसको बोलते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि राम जायला, एक वाक्य लिखा हुआ है, तो देखो संज्ञा यहाँ पर ये है, तो इसके स्थान पर कोई दूसरा अगर हम वर्ड डाल दें, जैसे कि ऊ जायला, ठीक है, तो ये ऊ जो शब्द है यही है सर्वनाम। ठीक है, तो हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विशेषण। तो ये विशेषण जो है यही टूह टूह लाल शब्द का जो शब्द है उसको दर्शाता है या बताता है। ठीक है, ये लाल को बताता है कि ये टूह टूह है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, तो ये उसका विशेषता को बताता है। 12वां नंबर क्वेश्चन, नागपुरी लोक साहित्य मूल रूप से कई किस्म कर होवेला। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। नागपुरी लोक साहित्य मूल रूप से काय किस्म कर होवेला। तो देखो नागपुरी लोक साहित्य जो है 8 किस्म का होता है ना। जब लोक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे तो ये 8 किस्म से बांटा हुआ होता है। इसमें ही लोक संगीत आ जाता है, इसमें ही लोक कथा आ जाता है, इसमें ही लोक गाथा आ जाता है, इसमें ही मुहावरा आ जाता है, इसमें कहावत आ जाता है ना, इसी में मंत्र वगैरह सब है, इसी में आता है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर इसको देखें तो ये 8 प्रकार है ना। ये जो साहित्य का जो पार्ट है, ये सब जो है डॉक्टर भुवनेश्वर कुमार अनुज का जो बुक है नागपुरी का, है ना, उसमें ये अच्छी तरह से दिया हुआ है, तो वो आप पढ़ सकते हो। चलो देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन, ये रहा 13वां नंबर क्वेश्चन। विशेषण केकर विशेषता के बताएला। ठीक है, विशेषण केकर विशेषता के बताएला। तो देखो ये सीधा सीधा अर्थ है, देखो क्रिया का विशेषता को बताता तो क्रिया विशेषण हो जाता है ना, कारक तो यहाँ पे होने वाला नहीं है, वचन भी होने वाला नहीं है, तो सीधा हम चलते हैं संज्ञा की ओर, है ना। संज्ञा का जो विशेषता को बताता है वह उसी को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, और क्रिया का जो विशेषता को बताता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कविता छाड़ू कपट माया, है ना। छाड़ू का मतलब है छोड़ दो, कपट माया मतलब ये जो छल कपट है इसको छोड़ दो। तो ये जो कविता है छाड़ू कपट माया कर कवि के है क्या, इसका जो है कवि, इसके बारे में पूछा गया है कि छाड़ू कपट माया का जो कवि है इसका आप नाम बताइए। 4 ऑप्शन है हमारे पास, बरजूराम, संत कुमार पांडे, हनुमान सिंह या हेमंत बिरजे। देखो हेमंत बिरजे जो है ये कोई कवि नहीं है, ये फिल्म एक्ट्रेस है, एक्टर है। हनुमान सिंह ये प्राचीन कवि है, देखो ये भी कवि है। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए, बरजूराम। ठीक है, बरजूराम जो है
छाड़ू कपट माया का कवि है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यह रहा क्वेश्चन नंबर 15। कविता एक है, पापी प्राण छूटे नहीं झटके। ये जो पापी प्राण है ये छूटे नहीं झटके, ये कविता का नाम है ना। तो इस जो कविता है में प्रयोग शब्द त्रिया कर अर्थ का है। ठीक है, एक कविता है पापी प्राण छूटे नहीं झटके, इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सा शब्द है ये शब्द है त्रिया। ये शब्द कौन सा है? त्रिया। तो त्रिया का अर्थ बताना है। ठीक है, तो देखो इसका अर्थ क्या क्या है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, जनाना, छोड़ी, कुंवारा या फिर घरनी। ठीक है, तो देखो कई किताब में इसका अर्थ जनाना भी होता है ना, छोड़ी भी होता है, कुंवारा तो नहीं होगा, है ना। लेकिन इसका अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखे, है ना, इसका एकदम सही अर्थ देखे तो इसका अर्थ है घरनी। ठीक है, इस कविता में बताया गया है कि जब आप दुनिया छोड़कर जाते हैं तो आपकी जो घरनी होती है, यानी कि आपकी जो त्रिया होती है, पत्नी होती है, वो भी पलंग पर सर रख के रोती है। ठीक है, अब ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन। कविता कड़की उठले तरवारी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कविता है। कड़की उठले तरवारी में कौन विदेशी ठाव कर वर्णन भेटाएला, है ना। तो ये कविता जो है कड़की उठले तरवारी, तो इसमें एक विदेशी स्थान का नाम भी उल्लेखित है, उसके बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, बिग बैंग, टाइम स्क्वायर, बकिंघम पैलेस या फिर कोनोने। तो देखो इसका सही उत्तर जो है ये हो जाएगा बकिंघम पैलेस। ठीक है, पैलेस, बकिंघम पैलेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। कवित्री कौन मध्य का कविता लिखा है जेकर नाम है के नावा सालक नवा गीत। ठीक है, एक कविता है जिसका नाम है नावा सालक नवा गीत, यानी कि नए साल में, नए दौर में नए तराने गाओ, नए गीत गाओ। ठीक है, पुराने जो चीज़ें हैं उसको भूल जाओ। तो ये किस तरह का गीत है? क्या ये इसको पढ़ने के बाद आपको जो है विश्वास बढ़ता है, या फिर आपका प्रेम में विश्वास ज़्यादा हो जाता है, या कोई सीख मिलता है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो ये एक सीख वाला कविता है। ठीक है, ये इसमें कवित्री जो है बताती है, कहती है कि नए साल में हम लोगों को पुराने सभी चीज़ों को भूल जाना चाहिए और नए साल में नई शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमें सिखाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन हमारे पास। तुलसी और कैक्टस कविता कर कवि के है के। तुलसी और कैक्टस एक कविता है ना, तो उसमें कवि का नाम पूछा गया है आपसे। 4 ऑप्शन है हमारे पास, अंजनी कुमार पहला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी नंबर ऑप्शन श्रवण कुमार गोस्वामी, धीरेन्द्र प्रवाही सी नंबर ऑप्शन, या फिर डी नंबर में है उमेश नंद तिवारी। ठीक है, आपको बताना है कि इसका कवि कौन है। तो देखो चारों में से इसका कवि कौन है, तो चारों में से इसका कवि है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धनेन्द्र प्रवाही। ठीक है, ये रहा 19वां नंबर क्वेश्चन। कविता एक है फिर से, बिरसा कर याद में कौन माए, यहाँ भाई लिखा हुआ है, कौन माए बकरा कर खोजार करे लायक है। देखो यहाँ एक देवी माँ के बारे में बताया गया है, जो कि कहती है कि बकरी की बलि दो। ठीक है, तो इसमें से कौन सी माँ है, कौन सी देवी है ना। ऑप्शन नंबर ए है दुर्गा माए, बी है काली माए, सी है चंडी माए, या फिर डी है लक्ष्मी माए। देखो यहाँ पे नाम एक ही हो सकता है, जैसे कि काली और चंडी एक ही नाम है, लेकिन एग्जैक्ट जो किताब में सब दिया हुआ है वो जो है सही उत्तर होना चाहिए। तो बिरसा करियाद में कौन जे है माँ, या तो कौन देवी जे है बकरा कर खोजार करे लायक है। ठीक है, यानी कि कर बलि मांगे लायक है, तो ये उत्तर का हो जाए सी, यानी कि चंडी माँ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20। कविता जागा जागा कर कवि के है कह। कविता जागा जागा कर कवि के है कह। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ए में ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रदेव सिंह, बी में है चरणदेव सिंह, या फिर सी में है चंद्रदेव सिंह शेखावत, या फिर डी चमनदेव शेखावत।
ठीक है। तो देखो इसका 20 का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रदेव सिंह, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। 21वां नंबर क्वेश्चन ये रहा, कविता जागा जागा में कौन वीर धीर के जागे कर आह्वान करल जाए है। तो देखो जागा जागा कविता में जो कवि है वो कहते हैं कि जागा जागा वीर धीर, झारखंड के वीर धीर को जगाने की कोशिश करते हैं। तो झारखंड के कौन से वीर धीर को जगाने की कोशिश करते हैं? क्या ये उरांव को जगाने की कोशिश करते हैं, या ये मुंडा जनजाति को जगाने की कोशिश करते हैं, या फिर कैथा को जगाने की कोशिश करते हैं? तो देखो जागा जागा कविता में जो वीर धीर शब्द का प्रयोग किया गया है ये सबके लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर डी ये सही उत्तर होना चाहिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। ठाकुर विश्वनाथ शाही एक नाटक है, ठीक है, जो हम लोगों को JSSC के लिए पढ़ना है। क्वेश्चन है ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक केकर मूल रचना के, ये किसके द्वारा लिखित है, ये मूल रचना किसका है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, बी है डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, ऑप्शन सी अखिल अहमद, या फिर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भुवनेश्वर कुमार अनुज। तो देखो इसका 22 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये जो है उसी नाटक से रिलेटेड है जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, यानी कि ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक से। क्वेश्चन है ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर पहिल मंचन कौन साल हुए रहे। क्वेश्चन है कि ठाकुर विश्वनाथ जो शाही है नाटक, इसका पहली बार मंचन कब किया गया था, है ना, नाटक की प्रस्तुति जो है कब की गई थी सबसे पहली बार। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 1969, दूसरा ऑप्शन है यानी कि बी ऑप्शन 1979, सी ऑप्शन 1989, या फिर डी 1959। तो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1969। अब देख रहे हैं 24वां क्वेश्चन। ये रहा 24वां क्वेश्चन। कहनी फिरू, ठीक है, कहानी है फिरू, फिरू में फिरू कर भाई के रहे, है ना। क्वेश्चन क्या है, कहानी फिरू, इसमें फिरू के भाई का क्या नाम था, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, कहानी का क्या नाम है, फिरू, ठीक है, कहानी का क्या नाम है, फिरू। इसमें फिरू के भाई का नाम पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर ए झीरू, बी कारू, या तो फिर सी दुयो, या फिर डी केवने। तो देखो फिरू का जो भाई है वो ये झीरू और कारू दोनों था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, दुयो, झीरू और कारू, दुयो इसका भाई था। क्वेश्चन नंबर 25, कहनी फिरू कर मुद पात्र फिरू कैसन आदमी रहे, ठीक है। फिरू जो कहानी है उसमें फिरू जो है कैसा आदमी था, मतलब इसका धंधा क्या था, क्या ये व्यापारी था, क्या ये किसान था, क्या ये बढ़ाई था, या ये खपरा बनाने वाला कुम्हार था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये एक किसान था। अब देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। मांदी कहनी में केकर जोड़ी के हंसा जोड़ी लखे बताल जाए है, ठीक है। क्वेश्चन है मांदी कहनी में केकर जोड़ी के हंसा जोड़ी लखे बताल जाए है। देखो हंसा जोड़ी का कहने का मतलब है बहुत प्यारा जोड़ी, बहुत प्यारी जोड़ी, है ना। हम लोग नागपुरी जो गीत संगीत है उसमें भी हंसा जोड़ी जो शब्द है इसको बखूबी सुनते हैं। तो 26वां क्वेश्चन है मांदी कहनी में केकर जोड़ी के हंसा जोड़ी लखे बताल जाए है। तो देखो मांदी जो कहानी है तो इसमें एक पात्र है जिसका नाम है मांदी। तो मांदी जो है इसकी पत्नी का नाम है मांदी, और जो रंथू है, ठीक है, ये दोनों का जो जोड़ी है इसको हंसा जोड़ी के जैसा बताया गया है, यानी कि बहुत प्यारा जोड़ी बताया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही उत्तर हो जाएगा।
27वां क्वेश्चन है हमारे पास आगे। भाइग कहनी कर लेखक के हके, कहनी है भाइग, भाइग यानी कि भाग्य है ना, इंग्लिश में कहेंगे डेस्टिनी। तो इसका जो लेखक है इसके बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, संत कुमार पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है प्रमोद कुमार राय, तीसरा ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमार राय, या फिर चौथा ऑप्शन है सुधीर पांडे। ठीक है, तो देखो हमारे पास 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है ये सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि प्रमोद कुमार राय, ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रमोद कुमार राय के द्वारा ही लिखा गया है कौन सा कहानी, भाइग यानी कि भाग्य। ठीक है, चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। नागपुरी कहनी संग्रह रुगड़ा खुखड़ी कर संपादक के कैर है, संपादन के कैर है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन जो है जेएसएससी पिछले कई सालों से, कई साल नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो नया ट्रेंड है उसमें इस तरह का जो क्वेश्चन है ये पूछना शुरू कर चुका है। तो नागपुरी कहनी संग्रह रुगड़ा खुखड़ी का संपादन जो है के कैर है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू, ऑप्शन बी शकुंतला मिश्र, सी ए और बी दुयो, या फिर डी क्यों नहीं। तो देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दुयो, यानी कि डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू और शकुंतला मिश्र दोनों ने रुगड़ा खुखड़ी कहानी जो संग्रह है इसका संपादन किया है। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक कहानी है बिझिया, इससे क्वेश्चन है, कहानी बिझिया में रतिया कर गांव ले का नाम रहे। रतिया वहाँ का जो है बिझिया कहानी का एक पात्र है। तो रतिया जो है ये किस गांव से है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है आंबा टोली, दूसरा है कटहर टोली, तीसरा जो है ऑप्शन नंबर सी ये है जामुन टोली, या फिर डी है करंज टोली। ऑप्शन एक बार फिर सुनिए, आंबा टोली, कटहर टोली, जामुन टोली, या फिर करंज टोली। क्वेश्चन क्या है, कहानी बिंझिया में रतिया कर गांव ले का नाम रहे। कहानी बिंझिया में रतिया कर गांव ले का नाम रहे, आंबा टोली, कटहर टोली, जामुन टोली, या फिर करंज टोली। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कटहर टोली जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 30वां क्वेश्चन। एक कहानी है, ठीक है, नागपुरी कहनी संग्रह नागपुरी कहनी है एक चकता रौद। देखो नागपुरी कहानी का संग्रह भी है एक चकता रौद और कहानी भी है। ठीक है, नागपुरी कहानी एक चकता रौद कर लेखक के है के कहानी जो है एक कहानी है एक चकता रौद, इसका लेखक के बारे में पूछा गया है। तो देखो 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए बी सी डी। ए में है शारदा प्रसाद शर्मा, बी में है सुरेश चंद्र राय, सी में है पंचम साहू, और डी में है प्रफुल्ल कुमार राय। यानी कि हमारे पास चारों में से एक ऑप्शन जो है इसको चुनना है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रफुल्ल कुमार राय। चलो अब देखते हैं 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। देखो ये लिटरेचर से है ना। ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार है। ग्राम गीत को ही फोक सॉन्ग कहा जाता है। ठीक है, फोक सॉन्ग, ठीक है, फोक सॉन्ग इसको कहा जाता है, और हिंदी में हम इसी को कहते हैं लोक संगीत। ठीक है, तो देखो ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार है, ये कथन है ना। 4 ऑप्शन है हमारे पास, आपको बताना है कि इसमें से किस एक साहित्यकार या किस एक विद्वान ने ये बात कही है। 4 ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन नंबर ए, बी में है कृष्णानंद गुप्त, सी में है डॉक्टर सत्येंद्र, या फिर डी पंडित राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होना चाहिए, ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार है, ये बात कही है पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने। यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलो अब देख रहे हैं 32वां क्वेश्चन।
रामनरेश त्रिपाठी लोकगीत के कई भाग में बाइट है। देखो रामनरेश त्रिपाठी से रिलेटेड है ये। रामनरेश त्रिपाठी लोकगीत के कई भाग में बाइट है। लोकगीत को जो है कई सारे विद्वानों ने अपने अपने तरीके से बांटने की कोशिश की है। किसी ने इसके 5 प्रकार बताए, किसी ने 6 बताए, किसी ने 7, किसी ने 11, है ना। क्वेश्चन जो है रामनरेश त्रिपाठी से कि इन्होंने लोकगीत को कितने भागों में बांटा है। ऑप्शन है 9, यानी कि ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 11 या फिर डी 12। आपको इसमें से एक ऑप्शन जो है ये चुनना है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर होना चाहिए 11, यानी कि रामनरेश त्रिपाठी ने लोकगीत को कितने भागों में बांटा है? इन्होंने लोकगीत को 11 भागों में बांटा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। नागपुरी लोकगीत कर वर्गीकरण कई किस्म से होवेला, है ना। देखो कई सारे विद्वानों ने अपने अपने तरीके से लोकगीतों का वर्गीकरण तो किया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है? नागपुरी लोकगीत कर वर्गीकरण कई किस्म से होवेला, यानी कि नागपुरी लोकगीत को हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं, कितने प्रकार से बांट कर पढ़ते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 4, A, B, C और D। पहला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन A 3, B 5, C 4 और D है 6। एक बार फिर से ऑप्शन बता रहे हैं 3, 5, 4 और 6। क्वेश्चन एक बार सुनो। नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण कई किस्म से होवेला, यानी कि नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। ऑप्शन है 3, 5, 4 और 6। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर होना चाहिए 5, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा 34वां क्वेश्चन, ठीक है। नागपुरी लोकगीत में नी भेटाएला, नागपुरी लोकगीत में क्या ऐसा तत्व है जो नहीं मिलता है? देखो नागपुरी लोकगीत में डायन बिसाही का छाप मिलता है या नहीं, या फिर बाल विवाह का छाप मिलता है या नहीं, या फिर जातीय भेद का छाप मिलता है या नहीं, या फिर अश्लीलता का छाप मिलता है या नहीं। तो देखो कई नागपुरी लोकगीत है इसमें डायन बिसाही की बात कही गई है, ठीक है। तो जब बात कही गई है तो इसका जो ऑप्शन ए है यानी कि डायन बिसाही का छाप ये मिलता है, ठीक है। बाल विवाह का छाप ये भी मिलता है। सी ऑप्शन है जातीय भेद का छाप ये भी मिलता है, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है नागपुरी लोकगीत की ये खासियत है, ये इसकी खूबसूरती है कि इसमें अश्लीलता का छाप जो है नहीं मिलता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। देखो कई सारे ऐसे लोकगीत हैं या फिर कहानी है, ठीक है, लोक कथा है। तो लोक कथा में भी अगर आपको अश्लीलता का भाव दिखाना हो तो बड़ी चालाकी से उसको लिखा गया है, ठीक है, कि जो अश्लीलता है वो पूरी तरह से गौन हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है और हमको उसका अर्थ भी पता चल जाता है। तो नागपुरी लोकगीत में क्या नहीं मिलता है हम लोगों को? अश्लीलता का छाप जो है नहीं मिलता है। और ये रहा आपके पास लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है डमकच कौन प्रधान गीत हके। देखो डमकच कौन प्रधान गीत हके, इसका जो है आंसर आप देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, है ना। ऑप्शन ए में है जनाना, बी में है मर्दाना, सी में है दुइयों मनकर या फिर डी है बुढ़िया मनकर। एक बार क्वेश्चन सुन लो फिर से। डमकच कौन प्रधान गीत हके, 4 ऑप्शन है हमारे पास। डमकच कौन प्रधान गीत हके यानी कि ये डमकच जो है किनके द्वारा गाया जाता है ना। 4 ऑप्शन है जनाना, दूसरा है मर्दाना, तीसरा है दुइयों मनकर यानी दोनों के लिए है ये, फिर चौथा ऑप्शन है यानी कि डी ऑप्शन बुढ़िया मनकर। तो आप जो है इसको देख लो और कमेंट में लिख करके बताना। और जाने से पहले एक बार फिर से कि अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नागपुरी 360 मेरे चैनल का नाम है। मिलेंगे कल जल्दी दूसरे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, मेहनत करते रहिए।